अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आई एम हियर विद अहमद शेर जट। ये किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है, आप सब इन्हें जानते हैं और हम सब इनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। थैंक यू अहमद साहब, आप मुझसे मिले और एक्चुअली गाइस बहुत शॉर्ट नोटिस पे मिले। मैंने इनको कुछ ही दिन पहले मैसेज किया था और इन्होंने इंस्टेंटली एग्री कर लिया था मिलने के लिए। थैंक यू अहमद। आपका बहुत शुक्रिया कि आप आई और आप लोगों ने आपने ख़ास कर हमें इस काबिल समझा कि आप यहाँ आकर हमें मिलें और हमारे पास स्पेशली आएँ, तो ये आपका बहुत शुक्रिया। नो थैंक्स टू यू। आप इतना वेट भी आपने किया, बल्कि आपने कहा था 4 बजे तक आ जाना और मुझे थोड़ा सा लेट हो गया आते आते। कोई इशू नहीं। तो अच्छा अहमद, हम थोड़ा सा इंटरव्यू शुरू करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग आपको नहीं जानते। वो उनकी तादाद बहुत कम होगी क्योंकि जो केस को फॉलो कर रहे हैं वो तो खैर आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन जो लोग नए नए इस केस के साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं हमेशा थोड़ा सा पीछे से शुरू करती हूँ। तो आप अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बताएं थोड़ा सा, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, कहाँ आपकी पैदाइश हुई एंड सो ऑन। बेसिकली पंजाब के एक शहर पाकपतन शरीफ से मैं रहने वाला हूँ बेसिकली, और उसके बाद वहीं पे मेरी जो अर्ली एजुकेशन है वहीं की है, और उसके बाद मैंने लाहौर से कुछ स्टडीज़ की ग्रेजुएशन तक, और जो मेरी लॉ की डिग्री है वो मुल्तान से। अच्छा। और उसके बाद से फिर मैं लाहौर में रहा, बीच में पार्लियामेंट के अंदर यूरोपीय यूनियन के साथ काम किया, पार्लियामेंट के कुछ और प्रोजेक्ट से वहाँ काम किया, और उसके बाद से फिर अपने जो मेंटोर थे असद मंजूर भट्ट साहब, एक असद लॉ एसोसिएट्स के नाम से फर्म है, 1976 से ऑनवर्ड काम कर रही है, उसमें मैंने काफ़ी अर्सा काम किया। और उसके बाद 2017 के बाद प्रॉपरली 18 हो गया था जब हमने लीगल ईगल्स के नाम से ये लॉ फर्म इस्टेब्लिश की, और अब हम पाकिस्तान के अंदर 7 शहरों के अंदर काम कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता प्लान कर रहे हैं कि हर जगह इसको जहाँ तक लेके जा सकें एक्सपैंड करें। माशाल्लाह। तो लॉ आपकी हमेशा से ड्रीम थी टू बिकम अ लॉयर? नहीं, ड्रीम कभी भी नहीं थी, बल्कि मैंने ग्रेजुएशन में बैचलर इन कॉमर्स में मेरी ग्रेजुएशन है, और उसके बाद एमबीए का प्लान था, और एमबीए भी मार्केटिंग में। और मुझसे बड़े भाई जो थे वो बिज़नेस में थे, उनके साथ उनके पीछे पीछे मैं फॉलो कर रहा था। लेकिन वो जब बीकॉम किया, और उस बीकॉम के पूरे टाइम के दौरान उसमें एक बिजनेस टैक्सेशन का सब्जेक्ट होता है, उस टैक्सेशन के सब्जेक्ट के लिए एक लॉयर पढ़ाने आते हैं। वो जो लॉयर पढ़ाने आते थे वो पूरा साल मुझे यही कहते रहे कि ना, अपने आप को ज़ाया ना करना, एमबीए करके तुमने वकील बनना है, मुझे नहीं लगता कि तुम एमबीए में सही रहोगे। और उनकी बात से फिर मैं भी खुद से अपने आप को कोशिश करता रहा। पाकिस्तान के अंदर मेरा मसला नहीं है, तमाम लोगों का मसला ये है कि हमारे बहुत कम आपको ऐसी मिसालें मिलेंगी कि लोग वो जी बचपन से प्लान किया था, मैं इधर जा रहा था, मैंने तो बिल्कुल जी शुरू दिन से सोचा था कि मैं यही करूँगा, ऐसा नहीं होता। हमारे मुल्क के अंदर मेजॉरिटी लोगों के, खासकर मैं भी बड़ा एक नॉर्मल सी जगह से उठ के आया हूँ, तो हमारे मसले ये होते हैं कि हमें हमारा कैरियर किस तरफ लेके जाएगा, कौन सा कैरियर होगा, ये हमें खुद भी पता नहीं होता। अभी जैसे आज मैं ये बात कर रहा हूँ कि भाई मैं अपनी वकालत को कंटिन्यू कर रहा हूँ, कल को मुझे कई लोग पूछते हैं ना कि आप फलां वकालत ही करते थे। जैसे मैंने कस्टम्स का काम बहुत किया है, मैंने आर्बिट्रेशंस बहुत किए हैं, तो लोग कहते हैं अच्छा आप सिर्फ वही बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो हम उनको बताते हैं कि आपका क्लाइंट डिसाइड करता है। अब जैसे ये केस आया, मैं नीचे वाली अदालतों में जाया नहीं करता था। 2000 केस से पहले मैं नीचे वाली अदालतों में नहीं जाता था, बहुत कम था, शुरू में जाता था, अब मैं सिर्फ हाई कोर्ट की प्रैक्टिस करता था। इस केस के चक्कर में मेरे पता नहीं कितने चक्कर जो हैं वो मैजिस्ट्रेट की, सिविल जजेस की अदालतों तक लगे हैं। अच्छा। तो इसलिए ये आपका क्लाइंट डिसाइड करता है, आपके पास जो केसेस आते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपने अब आइंदा किस तरफ जाना है, ये हमारे हाथों में है ही नहीं। इसी तरह से बाकी फैसले भी जो है वो, उसके बाद जब उन्होंने कहा, मेरे वो जो टीचर थे, तो मैंने खुद भी सोचा यार इतनी बहस करता हूँ, इतने मसलों में, इतने फड्डों में रहता हूँ, तो शायद लॉ करना है। और फिर हम लॉ करने चले गए, और जब वहाँ पे जाके पता चला कि वाकई लॉ के लोगों को लोग अवॉइड इसलिए भी करते हैं कि लॉ स्टूडेंट का भी, पूरी यूनिवर्सिटी एक तरफ और लॉ के स्टूडेंट एक तरफ, इनका फड्डा ही रहता है। तो वो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा उस्ताद मिल गया। वकालत में आपको अच्छा उस्ताद मिल जाए ये सबसे बड़ी नेमत है। अच्छा उस्ताद मिला जिसकी वजह से आज मतलब ये 10वां साल है मेरी वकालत में, और अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक प्रॉपर सिस्टम बना के बैठे हैं। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स लीगल ईगल्स, मैं थोड़ी सी इसके ऊपर रिसर्च कर रही थी। तो आपकी जो कंपनी है ये एक ऑनलाइन कंपनी भी है जी। तो आपकी फैसिलिटी जो है, बाहर रहने वाले जो हैं, पाकिस्तान से बाहर जो लोग रहते हैं वो भी एक्सेस कर सकते हैं। आई एम श्योर यू हैव क्लाइंटेल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिल्कुल। इस केस से पहले तो हम कर ही रहे थे, इस केस के बाद चूंकि आपको पता है ये जो एक बच्ची का केस था, तो इसके अंदर ओवरसीज बहुत ज्यादा कंसर्न था, और इस केस के बाद हमें और ज्यादा ओवरसीज क्लाइंट्स ने अप्रोच किया।
कई हमारे पास कंपनीज हैं जो रेगुलरली जिनके या वो लोग यहाँ पे सब्सिडी रजिस्टर करना चाहते हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं। कई लोग जो हमारे पाकिस्तान के बाहर बहुत अच्छा इस्टेब्लिश निज़ाम है, उनके यहाँ पे भी उनके बहुत बिजनेसेस हैं, तो उन लोगों ने हमें पहले से इंगेज किया हुआ है। और फिर यहाँ जो हमारे लोग हैं जो इम्पोर्टर हैं या किसी ना किसी हवाले से उनका एक्सपोर्ट भी इवन करते हैं, तो वहाँ के लोगों के साथ, बाहर वाली कंपनीज के साथ जो भी उनके कोई डिस्प्यूट्स होते हैं, उसमें मैं थाईलैंड में, मलेशिया में, दुबई में आर्बिट्रेशंस के लिए ये बेसिकली हब हैं, यहाँ पे रखी जाती हैं, क्योंकि हमारे जैसे जो मुल्क हैं यहाँ के लोगों को इजीली वीज़ा एक्सेस मिल जाती है इन कंट्रीज़ की। तो वहाँ पे हमने बहुत सारी आर्बिट्रेशंस की हैं पाकिस्तानी कंपनीज के बिहाफ पर, और कुछ बाहर वाली कंपनीज के बिहाफ पर पाकिस्तान के अंदर भी हम काम कर रहे हैं। उस टाइम तो आपको कोई मिल लेता है किसी चीज़ की वजह से, और केस में भी मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये कोई अपनी तारीफ वाली बात नहीं है, लेकिन ये कि केस में भी शायद मुझे लगता है कि जो लोग मोहब्बत करते हैं या जो लोग जुड़े हैं वो किसी वजह से जुड़े हैं, उनको लगा कि ये बंदा कुछ ना कुछ डिलीवर कर सकता है, इसलिए जुड़े हैं। वरना बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हर जगह पे हर किसी को उस लेवल की रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो वो आप अच्छा काम करें, मुस्बत काम करें, तो लोग आपको अप्रिशिएट। एंड वंस अगेन फॉर द ऑडियंस जो लोग बिल्कुल फ्रेश देख रहे हैं, पहली दफा देख रहे हैं, जो कि बहुत कम तादाद होगी, लेकिन फिर भी बताना मुनासिब समझूंगी कि अहमद शेर जट साहब ने फर्स्ट टाइम स्टेप केस के अंदर जब किया था वो एज अ वॉलंटियर किया था। तो अहमद आप बताएं, अभी भी वॉलंटियर, अभी भी वॉलंटियर ही हैं, अभी भी वॉलंटियर। तो फिर आप जरा बताइए आपने शुरुआत में स्टेप कैसे किया? बेसिकली जी, जिस तरह आप तमाम लोग इस केस के ऊपर बात कर रहे थे, मैंने भी इस केस के अंदर जून के महीने में शुरू किया था काम, यूट्यूब के ऊपर ही, सही, और अपनी ओपिनियन दी जो मुझे लगा, बस ऐसे ही जी ऐसे ही, ओके, मतलब एक एज अ व्यूअर आप देख रहे थे, हाँ एज अ व्यूअर देख रहा था ना। तो मेरा यूट्यूब चैनल था ऑलरेडी, हम लोगों को कानून की बात करते, तो हम पहले भी कुछ हाईलाइटेड केसेस के ऊपर तबसरा करते हैं, लेकिन आपको पता है ये केस जितना लंबा चल गया है और मीडिया के ऊपर जितना लंबा चल गया, वैसे इस तरह को केस चलता नहीं है। इमरान खान का भी 10 दिन में डिसाइड हो गया था, तो वो इसलिए मैंने इस केस के ऊपर काम शुरू किया। और पहली दफ़ा स्टेप इन करने का जो मौका मुझे मिला, वो बेसिकली जिब्रान नासिर ने मुझे इसमें इंडक्ट किया, क्योंकि जिब्रान नासिर वाज दी लीडिंग मेंबर ऑफ देयर लीगल टीम। और मैंने इनकी एक मुल्तान हाई कोर्ट बेंच से जो इन्होंने जमानत करवाई, उससे पहले बहावलपुर बेंच के अंदर इनकी एक जमानत खारिज हुई थी, जिसको आज तक ये लोग छुपाते हैं, और मैंने उसको डिस्क्लोज कर दिया, क्योंकि बीइंग एडवोकेट हाई कोर्ट मेरे पास पूरी एक्सेस थी, और मुझे लगता है कि मैं प्रैक्टिस अच्छा करता हूं, तो मैं देखता हूं हर चीज़ को, और मैं ऑनलाइन चीज़ों को देखता बहुत अच्छा हूं। तो मैंने उसको ढूंढ लिया, ट्रेस किया, ना जिब्रान को पता था, इवन जो इनके अपने तर्जुमान थे मुल्ज़मान के, उनको भी नहीं पता था। उसकी वजह से इन्होंने जो अगली जमानत करवाई, मुझे जिब्रान नासिर ने कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे साथ एज ए लॉयर अगर इसमें चलें, अगर आप मुल्तान हाई कोर्ट में जाके जो इसको आप चैलेंज करने की बात कर रहे हैं वो आप कर दें। तो मैंने कहा ठीक है, फाइन, आप वकालतनामा भेज दें, मैं कर देता हूँ। देन मैंने अपने मुल्तान ऑफिस के अंदर ही डायरेक्टली वहाँ वकालतनामा उनसे कहा कुरियर करें, और अगले ही दिन मैंने तय करके, और फिर जिब्रान नासिर ने ट्विटर पर और फेसबुक पर अनाउंस कर दिया कि हम फलां चीज़ जो है वो अहमद शेर जट के जरिए कर रहे हैं, वो हमारे लॉयर होंगे। और उसके बाद मैं फिर 3 दिन के लिए इनका वकील रहा, वहाँ मुल्तान का काम किया। मुल्तान का काम करने के फ़ौरन बाद जब मैं लेट नाइट वापस, लेट नाइट वापस आने की वजह भी ये थी, मैंने अगले दिन आना था वापस, तो मुझे जिब्रान की कॉल आई कि जी कल के दिन में बच्ची की तरफ से मेडिकल करवाने के लिए जो दरख्वास्त दी गई है कि पंजाब में मेडिकल हो, उस दरख्वास्त के ऊपर कल के दिन के लिए नोटिस हैं, और अगर ऐसा हो गया ऑर्डर तो हमारे लिए बड़ा मसला होगा, क्योंकि ये बड़ी ज्यादती हो जाएगी कि बच्ची का तो मेडिकल हो चुका है, इतना बड़ा मेडिकल बोर्ड बन चुका है, सब कुछ हो चुका है। तो जब ये सारी चीज़ उसने मुझे बताई, तो मैंने कहा ठीक है, मैं पहुंचता हूँ वापस। मैं रात को कोई आधी रात के बाद लाहौर पहुंचा, और सुबह अर्ली हम कोर्ट में चले गए। वहाँ जाके पता चला कि एक और नई दरख्वास्त आ गई है, और उस दरख्वास्त के ऊपर फिर फर्दर बहस हमने की। फिर सिंध पुलिस आ गई, सिंध पुलिस के साथ जो डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज़ जितनी भी थी डॉक्यूमेंट्री, वो हमने पूरी करवाई, और हमने जज साहब को कन्विंस कर लिया 3 बजे तक कि बच्ची को कराची जाना चाहिए। और जज साहब ने कहा कि आप फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दें, मैं ऑर्डर दे देता हूँ। हमने फॉर्मेलिटीज़ पूरी की, ऑर्डर लिया, बच्ची को दारुल उमान से सिंध पुलिस के हवाले करवाया और रवाना कर दिया। वो उस वक्त तक मेरा आखिरी दिन था केस में, 3 दिन के लिए मैं वकील हुआ था। उसके बाद दोबारा इन्होंने मुझे
जब लाहौर के अंदर जो बच्ची की तरफ से माँ बाप के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया गया, उसमें मुझे पहली दफ़ा 6 सितंबर को इन्होंने अप्रोच किया कि आप इसमें भी वकील हों, और उसमें भी फिर मैंने वकालतनामा मंगवा के अब मैं ऑनवर्ड उस केस के लिए इनका वकील हूँ। अच्छा, अलॉन्ग विद फात सिद्दीकी। फात सिद्दीकी साहब, क्योंकि पहले से जो पहले भी लाहौर वाला केस हुआ था उसमें भी फात साहब जो हैं वो मुझसे पहले वही देख रहे थे, और मैं उन्हीं के साथ हूँ। अच्छा, ये नहीं कि उनको रिप्लेस किया गया, मैं उनके साथ हूँ। सीनियर हैं और मुझसे काफी सीनियर हैं, तकरीबन 20-22 साल उनकी स्टैंडिंग है। सही, बट एज यू आर वर्किंग टुगेदर ऑन द सेम केस। जी बिल्कुल। तो ये ऐसा क्यों होता है कि ऑपोजिट साइड से जाफरी साहब और उनके सोशल मीडिया की जो टीम है वो फहद सिद्दीकी साहब को छोड़ के आपके ऊपर बहुत पर्सनल अटैक्स करना शुरू हो जाती हैं? पर्सनल क्या, आई वुड से मोर ऑफ प्रोफेशनल अटैक्स। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, देखिए फहद सिद्दीकी साहब जो है ना वो ज़रा शरीफ आदमी है और धीमे मिजाज के आदमी है। वो किसी को कुछ कहते नहीं है, इसलिए भी शायद कि वो सीनियर हैं, शायद हम भी उनकी स्टैंडिंग पे पहुंच के वो बंदा ठंडा हो जाता है इस उम्र में जाके। तो मेरी तरफ से इनको रहता है कि ये ज़रा जज्बाती आदमी है, और शायद मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी तकलीफ है ना मेरे खिलाफ वो ये है कि बच्ची कराची क्यों गई है यहाँ से, क्योंकि ये बहुत बड़ा दावा था। आपको याद होगा कि तमाम लोगों ने दावा किया था कि कराची नहीं जाएगी बच्ची, और मैंने कहा था कि बच्ची कराची जाएगी और कहेगी कि मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। तो वो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा, और वो जो इन सब लोगों की वो लीडर है जुनैरा, उसको भी बड़ी प्रॉब्लम है, उसको भी बड़ी इस चीज से तकलीफ होती है कि यार ये गलत हुआ है। क्योंकि यहाँ बहुत सारा, आपको पता है ना कि उसकी जो व्यूअरशिप थी वो इस बच्ची के साथ बहुत ज्यादा जुड़ी, और वो बच्ची के जाने के बाद बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए आपको पता है मैं इधर वाली साइड के लोगों पे भी तनकीद कर देता हूँ, तो सोशल मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसका नुकसान हुआ है, व्यूअरशिप उसकी बच्ची के जाने से गिरी है। तो जी, तो कराची की जो हमारी टीम है, वकीलों की टीम, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो किस तरह के परफॉर्मेंस दे रहे हैं? वो तो जी जिब्रान नासर ने मैं अक्सर अपने लाइव में हर जगह पे ये कोट करता हूँ कि जितनी एप्लीकेशंस, जितनी राउंड ऑफ लिटिगेशन कहते हैं हम, वो उस बंदे ने फेस की हैं और वो उसके लिए तैयार रहता है। मैं नहीं कर सकता, कोई वकील नहीं आपको पाकिस्तान के अंदर तो कम से कम मिलेगा जो ये कहे कि जी वो फलां वकील जो काम कर सकता है ना वो मैं नहीं कर सकता। ऐसा नहीं, हर कोई कहेगा मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जिब्रान की हिम्मत है वो, और इतनी घटिया किस्म की तनकीद उसके ऊपर, इतनी वो मजहबी किस्म की तनकीद, नफरत फैलाने वाली, तज़हीक आमेज, उसके बावजूद वो खड़ा है और अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। और मैं आपको बताऊं, मेरी कई दफ़ा ऐसी चीज़ों पे बात हुई, 1-2 पॉइंट्स मुझे याद हैं जहां मैंने कहा कि ये उन्होंने गलत किया है, एंड ही सेड कि जट साहब ये इन्वेस्टिगेशन पर्पज से हुआ है। मैंने कहा हाँ, कहता ठीक है इन्वेस्टिगेशन पर्पज से, मैं आई एग्री। देखिए फिर भी ये लगता है कि वो यहाँ पे रहते हुए जिन लोगों के अगेंस्ट लड़ रहे हैं ना, वो लोग कंप्लीटली पाकिस्तानी अंदाज से लड़ रहे हैं। और जिब्रान नासिर जो है वो अभी भी कैम्ब्रिज स्कूल के जो बॉय होते हैं ना, वो जो कैम्ब्रिज यूनिफॉर्म पहन के बिल्कुल प्रेस यूनिफॉर्म करके, वो बहुत ही स्कूल बॉय की तरह अभी तक इस गेम को खेल रहे हैं। उन्हें भी थोड़ा सा अग्रेसिव नहीं हो जाना चाहिए? आप सही कह रही हैं, वो बाय बुक चलने वाले, बहुत ज्यादा बाय बुक चल रहे हैं। बाय बुक चलने वाले बंदों के ये मसले होते हैं। लेकिन इसमें ना एक बड़ी मजे की चीज मैं आपको बताऊं, वो बंदा जब अग्रेसिव हुआ है ना, तब उस बंदे ने दिखाया है कि अगर तुम लोग इस चीज से बाज नहीं आओगे ना तो मैं इस तरह से भी हो जाऊंगा। मतलब ये चीज उसके अंदर है कि अगर मुझे इस हद तक जाके खेलना पड़ा तो मैं इस तरह भी करूंगा। लेकिन अगेन जो हमारे मुल्क के अंदर निज़ाम है ना, अभी आज से 2 दिन कबल जब हम ये बात कर रहे हैं, इकट्ठे बैठे हैं, तो 2 दिन कबल हमारे मुल्क के वजीर आजम को FIA की अदालत ने बरी किया 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। 16 अरब रुपया भी एग्जिस्ट करता है, पैसा भी कहीं नहीं गया। अच्छा, उस पैसे का हिसाब इधर उधर करके आपने बरी कर दिया बंदे को। और फिर कहती क्या है कोर्ट, हमारी अदालतों के अंदर से इंसाफ जब वो देते हैं तो फिक्रा क्या लिखते हैं कि फलां अपने शवाहिद पूरे नहीं कर सका। इसका मतलब ये कह रहे हैं अदालत, हमें पता है कि उसने ये किया है, बट भाई इसने सबूत पूरा नहीं दिया। तो भाई आप वो, अब एक अमेरिकन जज का कहना है या हमारा मैक्सिम भी है, ये प्रिंसिपल है लॉ का, कि जज के ये स्लीव्स जो है ना, इसके ऊपर सारा कानून होना चाहिए, जज को पता होना चाहिए। ये कौन सा निजाम है कि वकील असिस्ट करेगा, वकील अपनी पूरी बात नहीं कर सका तो इंसाफ नहीं देना। आपको तो पहुंच गई ना बात, आपको चाहिए, आपको समझ आ गई है ना कि ये इसके हक में बनता है,
उसका अगर कमजोर वकील है या वकील आपको पॉइंट आउट नहीं भी कर रहा, तो आप तो इंसाफ करें ना। एग्जैक्टली आपको तो अल्लाह ताला ने जिस मनसब पे बिठा दिया यहाँ पे, आपने तो वो करना है, आपने अपने लिए हिसाब देना है। हमारे यहाँ पे अदालतों के बड़े मसले हैं। अदालतों के जो फैसले हैं ना, वो उस तरह से मजेदार नहीं है। अदालतों में कई जगहों पे आपने देखा, इस केस के अंदर भी कभी यूं जा रही है बात, कभी इधर आ रही है। सिंध हाईकोर्ट एक दफा भेज देती है बच्ची को और दूसरी दफा कहती है कराची शिफ्ट कर दो। तो ये हमारी अदालतों को देखना है। आए दिन हम सुनते हैं यंग बच्चियां, 13-14 साल की बच्चियां, कराची का ही केस है, सिंध का ही केस है, और उसको हाईकोर्ट भेज रहा है। क्यों भेज रहा है भाई? आपके पास कानून मौजूद है। हाँ। आपने बच्ची की स्टेटमेंट की बात ही नहीं करनी। आप कहें कि जी ठीक है, नहीं देना चाहते ना माँ बाप को, हाँ। बच्ची नहीं जाना चाहती, तो कानून ने एक रास्ता बनाया है। अगर 18 साल से ऊपर वाली है तो दारुल भेज दें, 18 साल से कम वाली बच्ची है तो उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में वहां भेज दें, उसको वहां रखें। तो जितने भी ये सारे मसलों के साथ साथ ना, जिब्रान के एटीट्यूड का, जिब्रान के मिजाज का, ये सारी चीज़ों के साथ साथ हमारी अदालतों के मिजाज का बड़ा मसला है। खासकर जो बाई बुक चलने वाला बंदा होता है, और खासकर जो जिब्रान नासिर जैसा बंदा होता है, क्योंकि उसका बैकग्राउंड जो है ना, वो एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट वाला है। और वो जब वो एक्टिविस्ट था तो कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिसमें लोग खाइफ होते हैं, वो अब थोड़ा बहुत उसको फेस करना पड़ता है। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है हमें प्रमोट तो इसी चीज को करना चाहिए कि जो बाई बुक चल रहा है उसी को जीतना चाहिए। जीतना बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है ना। हाँ। कि हम सब, मेरे समेत हम सब लोग ख्वाहिश करते हैं कि यार जुगाड़ वाला बंदा होना चाहिए, बंदे को जुगाड़ करके निकल जाना चाहिए। जुगाड़ की बात, हाँ, जुगाड़ की बात नहीं है, लेकिन आप खेल उन लोगों के साथ नहीं जो डर्टी गेम खेल रहे हैं, और दूसरा बंदा वहां पे खड़े होकर वो मुस्कुरा रहे हैं, वो बिल्कुल डिसेंटली काम करने की अपनी कोशिश कर रहे हैं, और आगे से उनको डेट पे डेट मिले जा रही है, और उन्हीं के सामने सेलफोन रख के उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है, और उन्होंने शोर भी नहीं मचाया इस चीज के ऊपर। नहीं, ये देखें, ये जो उस दिन काम हुआ है, हाँ। मैं और बाकी तमाम लोग हम ये बात कर रहे थे कि ठीक है कि उसके बाद उन्होंने उसको फर्दर परसू नहीं किया कि जज साहब कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। रौला तो डाल देते ना कि एक एप्लीकेशन दे देते, हम उसको सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर हाईलाइट करते, और फिर वो जज साहब के ऊपर प्रेशर आता, वो एक अलग चीज़ है। वो उन्होंने नहीं किया, वो आई डोंट नो उन्होंने क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं आपको उसकी भी रीज़न बताता हूँ जो मेरा ख्याल हो सकती है। लेकिन जो उन्होंने उस दिन काम किया, मेरी क्योंकि उस कोर्ट के रूम के बाहर आते ही पहला मैं बंदा हूँ जिसके साथ बहुत लंबी कॉल पे बात हुई, जिब्रान नासिर। उसने मुझे बताया कि ये काम हो रहा था, और मैंने फोन उसके हाथ से पकड़ के जज के सामने रख दिया। तो ये छोटी चीज नहीं थी। शायद वो हो सकता कि वो उसको इग्नोर कर देता, लेकिन उसने पकड़ के जज साहब के सामने रखा। अब आगे देखे ना, तौहीन अदालत की हम बात करते हैं। तौहीन अदालत किसकी तौहीन है? अदालत की तौहीन है ना। बिल्कुल। हमारी तौहीन अदालत के कानून में जितना भी मैं अपना मुकदमा साबित कर दूं, आखिर पे अदालत ये कह के खारिज कर देती है कि हमने फैसला कर लिया कि ठीक है, हमने माफ कर दिया, बयान माफी लेके। तो अब ये उसका काम नहीं है। अगला उसका काम था जो वो उस वक्त इख्तियार था जिनके पास, जो प्रिजाइडिंग चेयर पे हमसे 4 फुट ऊंचे बैठे होते हैं। 4 फुट के बाद इनकी कुर्सी शुरू होती है जजेस की, और हम इनको माय लॉर्ड कह रहे होते हैं, लॉर्डशिप कह रहे होते हैं, हजूर कह रहे होते हैं। तो ये उनका काम है कि आपकी तौहीन हुई है सर, लेकिन हमारे जजेस समझें अगर कि उनकी तौहीन हुई है तो वो एक्शन भी लें। उनको शायद लगा उस दिन की तौहीन नहीं हुई। अब जो अगली चीज है कि उन्होंने जज को परसू नहीं किया, जज को ये नहीं कहा कि आप कार्रवाई करें और हम उसके ऊपर कप डालते। वो इस वक्त ना, मैं जो उस बंदे का मिजाज देखता हूँ, जब भी मेरी बात हुई है, कल भी अगर आपने फुटेज देखी हो ना, जब वो कोर्ट से परसों बच्ची से मिलने का जो ऑर्डर निकला ना, तो वो बाहर मेहदी काज़मी को ऐसे ही वो आपस में गले मिले हैं जैसे उसके भी जज़्बात बच्ची के लिए हैं। हाँ, वो तो मुझे सिर्फ लॉयर नहीं है। हाँ, मुझे वो दिखता है, वो क्लियरली उस बंदे के अंदर ना वो जज्बात हैं। हाँ, जब ऐसा बंदा जो होता है ना, वो थोड़ा सा मुझे जिब्रान नासिर में ना एक फ्रॉम अ मीडिया एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू एक शिफ्ट भी दिखा उनकी पर्सनालिटी में, कि पहले वो जरा ओपन थे मीडिया से बात करने के मामले में और वो अप्रोच के मामले में भी, लेकिन उसके बाद एक सर्टेन पॉइंट के बाद जब ये लाहौर से टीम कराची गई है तो फिर वो क्लोज ऑफ हो गए, कि वो कहते हैं अब मैं मीडिया से बात नहीं करूंगा। वो थोड़े से रिजिड हो गए। इवन दो जब वो कराची के जर्नलिस्ट से भी बात करते हैं तो वो एक उनके अंदर एक होती है कि एक रिजर्वनेस होती है कि मैं बस इतने ही सवाल का जवाब दूंगा, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आई थिंक उनके साथ जरा सी गलत चीजें हुई हैं उनसे। जाहिर है उसको केयरफुल रहना पड़ता है ना। और मैं बताऊं आपको, बहुत प्रेशर वाली बात है। वो एक दिन जब हम बच्ची को यहाँ से भेज रहे थे ना, उस दिन वो एक दिन का सुबह से लेकर शाम तक की एक्टिविटी ने ना मेरी बस करवा दी थी।
और तो पिछले 3 दिन मिला के अगर वो मुल्तान हाई कोर्ट वाला और सारी मैं एपिसोड करूं तो मैं अगला पूरा हफ्ता जो है ना वो मुझसे हिला नहीं जा रहा था, और वो बंदा हर रोज ये फेस कर रहा है। हाँ। फिर सेकेंडली उसका ये सब्जेक्ट है चाइल्ड मैरिजेस, और मैंने देखा है कि वो बंदा ये वाले केस कोई शौक नहीं है, पेन है। बिल्कुल। आपका पैशन होना और शौक होने में बड़ा फर्क है। उस बंदे के अंदर से जैसे उसको ये आवाज आती कि मैंने ये काम नहीं होने देना। और मैं आपको वो क्लिप भी शेयर करूंगा मेरे और उसके लाइव में। मैंने जिब्रान से ये सवाल किया था, क्यों किया ये केस? हर केस को लेने से पहले हम सोचते हैं, तो उसने कहा था मैंने खुद अप्रोच किया था इनको जी, कि मैं आपका ये केस करूंगा। हाँ, और ये इस तरह से मैंने उनको कहा, और ये बिल्कुल उसी तरह हुआ जो मैंने इनको बताया कि ये एपिसोड्स हो सकती हैं। और उसके बाद हमने इस केस को टेकअप किया। हाँ। तो वो उसका अच्छा, वो जो मैं आपको बता रहा था ना कि उसने जज को फर्दर परसू नहीं किया, उसकी ना कई रीजंस होती हैं। हमारे यहाँ जब हम जजेस के पास कुछ कंप्लेन करते हैं और वो ना रिस्पॉन्स आए और उसके ऊपर अगर हम कोई रिएक्शन दे दें, तो यहाँ ऐसी मिसालें हैं कि जजेस साहबान तय कर लेते हैं अब इस बंदे को हमने मुकदमा नहीं जीतने देना। उनको ये नहीं पता होता कि साहिल का नुकसान हो रहा है। यहाँ पुलिस वाला बंदा 10 रुपए की रिश्वत से खानदान के खानदान तबाह करवा देता है, किसी की बच्ची के बारे में गलत बात लिख देता है, पूरा खानदान उजड़ जाता है, उसको उस 10,000 रुपए की फिक्र होती है। हमारे जजेस को अगर उस वक्त कोई ऐसे जो नेगेटिव जजेस होते हैं उनको अगर किसी की बात अच्छी ना लगे, वो क्लाइंट का केस बिगाड़ देते हैं। और हमारा ये मसला है कि फिर हमारा तो कुछ नहीं होना, हमारे खिलाफ तो वो मतलब जिस तरह के वो एडिशनल सेशन जज साहब थे वो क्या कर सकते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा हमारे खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, हमारा लाइसेंस तो नहीं मुअत्तल कर सकते, लेकिन होगा क्या, वो हमारे क्लाइंट को नुकसान देगा। और फिर जब क्लाइंट आपका ऐसा हो, अब मेहदी काज़मी जैसा क्लाइंट हो जिसके लिए दुनिया भर के लोग परेशान हैं, कल वो बेटी से मिलके वापस आता है, लोग उसके उस एक एक फिक्रे का इंतजार कर रहे हैं, सारा दिन इतने मैसेजेस आए हुए हैं कि सर वो कब पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। तो वो शुक्र है कि मेहरबानी उसकी, उसने एक वीडियो बना के दे दी, सारी दुनिया को पहुंच गई, और लोग मैं देख रहा था हर चैनल पे बार बार देख रहे हैं एक ही वीडियो। लेट्स टॉक अबाउट दैट वीडियो। उसके बारे में भी थोड़ी सी कुछ कंफ्यूजिंग न्यूज़ है, कुछ सच्चाई है। आपने कुछ ऑफ रेकॉर्ड मुझे बातें बताई, आप बताएं जी, कंफ्यूजन्स क्लियर करें थोड़ी सी नहीं जो फैलाई गई हैं। जो उसमें अच्छा उस मुलाकात में देखें माँ बाप थे, बिल्कुल, बच्चियां साथ गई थी, मैजिस्ट्रेट और फैमिली जज खातून, अच्छा, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर ने उनको मैनेज किया। वो तो वहां कोई साइकियाट्रिस्ट था? नहीं, कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं। अभी सिंध के सेक्रेटरी हेल्थ जो हैं उनको डायरेक्शन दी गई है, अच्छा, और वो डायरेक्शन के ऊपर एक नॉमिनेट करेंगे, और जैसे वो मुझे जो गुमान है जब वो नॉमिनेट करेंगे शाहिद हुसैन वुड बी द फर्स्ट पर्सन जो हमें पॉइंट आउट करेगा, लो जी ये लिस्ट है, फलां फलां डॉक्टर होगा जो इस बच्ची को मिलेगा, फलां दिन पहला विजिट होगा, फलां दिन दूसरा विजिट होगा। अभी डॉक्टर कहाँ से आ गया? क्योंकि रूमर है ना, रूमर क्या, वो हमारा मसला ये है ना कि दिन में 5 वीडियोस पूरी करनी है, कभी वो बस क्या करें, उसको कुछ भी कह देना है। बच्ची ने कौन सी ख्वाहिश का इजहार कर दिया, छोटी बहन ने कौन सी ख्वाहिश का इजहार कर दिया, जाने तो यार, इस तरह का कुछ भी नहीं है। तो क्यों इस तरह का माहौल बना रहे हो आप कोई फजूल बात कर रहे हो। फिर दूसरी, अच्छा कल मतलब वो मैं देख रहा था एडी मलिक ने पोस्ट लगा दी कि माँ बाप से मुलाकात ही नहीं हुई। हाँ, ये भी मैंने, तो मैं समझता हूँ उसने अगर झूठ बोला है तो झूठ तो दोनों साइड से बोला गया। उसको तो मतलब लानते जो पढ़नी थी जो पढ़नी थी, तो उसने लेकिन वो तो खैर मेहदी काज़मी ने सारा बयानिया फेंक दिया। उसने कहा कि नहीं, मेहदी काज़मी ने कहा नहीं, मैं मिलके आया हूँ और ये बात हुई है, और 5 घंटे मुझे वॉइस मैसेज भी आया, क्योंकि मैंने कॉल किया था तो मुझे वॉइस मैसेज भी एक आया, फिर कॉल भी बात हुई कि यार हम ये मुलाकात हुई, बहुत अच्छी रही, लेकिन वही बातें थी जो वीडियो के अंदर थी, इसलिए उन्होंने सबको एक्सप्लेन कर दिया। कोई डॉक्टर नहीं था, कोई ऐसी अभी तक बात नहीं हुई कि बच्ची ने माँ बाप के साथ जाने की ख्वाहिश की हो या बच्ची ने जिद की हो। चीज जो मेहदी काज़मी की ख्वाहिश है कि अगर इस तरह की मुलाकातें चलें, पॉजिटिव थी, हर चीज पॉजिटिव थी, और हमें आगे पॉजिटिव ही नजर आ रहा है अगर ये मुलाकातों का सिलसिला चला जाए। क्या ऐसी कोई बात हुई थी जहां पे उसने कहा हो कि आप मेरे शौहर को एक्सेप्ट कर लें? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई बात, क्योंकि बहुत ज्यादा इस तरह की बातें जो है ना वो असल जो रिपोर्ट होगी ना एक्चुअल, देखें अगर हम सही बात करें, हक की बात करें, तो मैं मेहदी काज़मी को अगर सपोर्ट करता हूं तो मेहदी काज़मी ने तो जो कह दिया फिर मुझे उसी पे यकीन करना चाहिए। लेकिन अगर हमने उससे भी हट के एक न्यूट्रल रिपोर्ट देखनी है तो वो हमें आने वाले दिनों में मिल जाएगी, जो जजेस ऑब्जर्व कर रहे थे वहां पे, क्योंकि वो तो न्यूट्रल पार्टी बन के ऑब्जर्व कर रहे हैं, वहां पे क्लियर हो जाएगा कि बच्ची का क्या मिजाज था, कैसे था, क्या सच था, क्या झूठ था, सब पता चल जाएगा। दैट्स ट्रू। सो आप क्या समझते हैं केस अब किस डायरेक्शन में जाएगा? आपकी गट फीलिंग क्या है कि आने वाले क्या
कुछ स्टेप्स बताइए कि आपको क्या लगता है। देखें, लॉ के मुताबिक केस कन्विक्शन का है, सजा का है। अब प्रॉब्लम बीच में चूंकि शादी है, और जो जज साहब ने आज भी अपना माइंड दिया है, जब माँ बाप को इजाज़त मिली है तो उसके बाद ज़हीर ने भी एक दरख्वास्त दे दी है। उस दरख्वास्त के ऊपर जज साहब ने जो 27 तारीख रखी है, जो मुझे उसके अंदर विजडम नज़र आ रही है उनकी, या उनकी इंटेंशन नज़र आ रही है, वो ये चाहते हैं कि मीन टाइम जो साइकेट्रिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट की, जो माहिर नफ्सियात की रिपोर्ट है, एग्जामिनेशन की रिपोर्ट, वो आ जाए। अच्छा। उस रिपोर्ट के ऊपर वो रिलाई करेंगे कि बच्ची का फैसला किस तरफ करना है, बच्ची को किस तरह से, इस केस को भी आगे कैसे चलाना है। ओके। अगर बच्ची के माइंड पे कुछ कोई भी ऐसा खदशा जो आज तक है हमें, उसमें से कुछ हुआ, तो फिर तो 100% कोर्ट जो है ना वो कहेगी कि ट्रायल डिसाइड करो, 2 महीने या 3 महीने या जितना भी टाइम है, महीने के अंदर फैसला करो, फिर तो बात क्लियर है। लेकिन अगर इस तरह की कोई इसके एडवर्स आती है चीज, तो फिर उसमें हो सकता है कि ज़हीर को रिलीफ मिल जाए बहुत बड़ा। हाईकोर्ट, आपको पता है हाईकोर्ट बादशाह, और 561A जो है ना, जिसके अंदर ये दरखास्तें दायर हुई हैं, वो हाईकोर्ट की इनहेरेंट पावर्स हैं, और वो लामहदूद हैं, अनलिमिटेड। वो हाईकोर्ट कहीं तक भी जा सकता है। और ये जो MLO का मामला अटका हुआ है, MLO का मामला भी इसीलिए उन्होंने कहा था कि हम उसके बाद डिसाइड करेंगे। अगर मैं आपको एक और बात बताऊं, जो MLO के लिए, जो MLO पब्लिक जो है, वो जो उनकी रिक्वायरमेंट है कि MLO क्यों नहीं हुआ, वो बेसिकली है सेक्सुअल असॉल्ट और इन चीजों के मामलात के लिए। जो मेन कंसर्न हमारा था, मैं अपनी जाती हैसियत में बात करूं, इवन GN कुरैशी भी यही कह रहे थे, और भी कई दोस्त, हम तो यही चाहते थे कि बच्ची का साइको एनालिसिस। एग्जैक्टली, क्योंकि बाकी किसी चीज का तो कोई फायदा ही नहीं वो है। तो बच्ची वैसे ही बोल दे। एग्जैक्टली। पाकिस्तान का कानून हो या कहीं भी हो, लड़की कहे मेरे साथ रेप हुआ है, जरूरत ही नहीं है। हमारे पास ऐसे केसेस हैं, उन्होंने मेडिकल करवाने से मना कर दिया और लोग सजा हुए हैं। क्योंकि मैंने अपनी तरफ से भी MLO वगैरह का जो पूरा हाइप था, मैंने अमेरिका में डॉक्टर से बात की, मैंने पाकिस्तान के बहुत फोरेंसिक स्पेशलिस्ट जो हैं, जो कि MLO यहाँ पर करते हैं पाकिस्तान में, उन लोगों से बात की। ऑब्वियसली कोई भी अपना मेडिकल लाइसेंस ऑन रिकॉर्ड लाके, मतलब यूट्यूब पे आके कोई भी नहीं बोलेगा कि जी मैं डॉक्टर हूँ, ये मेरा मेडिकल लाइसेंस है और मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ, फिर पूरी आवाम उनके पीछे पड़ जाती है। लेकिन ऑफ रिकॉर्ड उन लोगों ने मुझे बात बताई कि MLO एज सच यूजलेस है, कोई फायदा नहीं है, अनलेस कि साइकेट्रिक एवेल्युएशन के लिए कराया जा रहा है। आप सोच नहीं सकते कि ये बहुत बड़ा रिलीफ है जी। ये वो रिलीफ था जो हम सोच रहे थे कि MLO का ऑर्डर हो जाए, और काश उसके अंदर वो ये भी लिख दें। तो ये तो आप असल में हम ये चाहते थे। ये तो आप लोगों की ऑटोमेटिक जीत हो गई, MLO हो ना हो कोई फर्क अब नहीं पड़ता है। मैं समझता हूँ इसी में अगर चीजें क्लियर हो जाएं तो ऐसी की तैसी मुल्ज़मान जो है ना वो पक्के अंदर है। हाँ एग्जैक्टली। अगर साइकेट्रिक एवेल्युएशन भी बिल्कुल साइकेट्रिक एवेल्युएशन इस तरह की आ गई तो आप देखिएगा इनकी जमानतें भी खारिज होंगी, और जब पहले भी जेल में जाएंगे और फिर सजा भी होंगे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है साइकेट्रिक एवेल्युएशन जो इसका होगा, तो ये बिल्कुल एक कंप्लीट थरो साइकेट्रिक एवेल्युएशन होगा या जस्ट ऑब्जर्वेशन वाला होगा? 15 दिन का टाइम दिया है कोर्ट ने, कहा है 15 दिन का टाइम लें, और उससे भी ज्यादा अगर उनको चाहिए होगा तो कोर्ट टाइम देगी, और जरूरी होगा। और उन्होंने कहा मल्टीपल विजिट्स आप करें, मुकम्मल तौर पर थोरो उनका प्रॉपर जो है ना वो एग्जामिनेशन हो। जस्ट साइकेट्रिस्ट एंड द पेशेंट, राइट? हाँ जी, साइकेट्रिस्ट और पेशेंट, और वो भी जो जुवेनाइल केसेस को देखता हो, वो भी खातून पीडियाट्रिक जो प्रॉपर, हाँ वो देखेंगे, और उसके बाद वो चीजों को दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पीडियाट्रिक जो साइकेट्रिस्ट होगा वो एक डिफरेंट तरीके से डील करेगा बजाय के बच्चों की नेचर का पता होगा ना। दैट्स ट्रू। फर्क है, एक बंदा जिसने पेशेंट्स ही वो डील किए हैं जो 30+ हैं, उसको क्या पता कि 10 से 20 साल के दरमियान वाले बच्चों की फीलिंग क्या है, दैट्स राइट, टीनेजर्स की क्या फीलिंग्स हैं, किस तरह से उसको कैसे ऑब्जर्व करना। वो इसलिए आपको रेलेवेंट बंदा चाहिए था, और इतना प्यारा ऑर्डर किया है ना कि वो जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब का शुक्रिया कल मेहदी काज़मी भी कर रहा था, मैं उसी दिन कर रहा था कि ये बहुत बड़ा ऑर्डर है और बहुत बड़ा रिलीफ है, और बहुत खुल के दिया उन्होंने। एग्जैक्टली, मैं भी पूरी दुनिया के लोगों की तर्जुमानी कर दी उन्होंने। मैं भी बहुत ही खुश हुई थी देख के, मैंने कहा वाओ साइकेट्रिक एवेल्युएशन इससे ज्यादा अच्छी। और उसके अलावा माँ बाप मुलाकात करवा, माँ बाप उसने कहा 6 माह से नहीं मिले चले जाए। हाँ, लेकिन अब ये जो ज़हीर ने भी एप्लीकेशन देखिए अभी 27 तारीख इसीलिए रखी है, वो तो बेल के ऊपर है, लाइक हाउ कैन उसको परमिशन कैसे मिल सकती है? देखें स्टेटस तो दोनों माँ बाप का और ज़हीर का, लेकिन दोनों खुद को उस बच्ची से एसोसिएट कर रहे हैं ना। देखें अगर उसके ऊपर केस है तो वो जो लड़की है उसकी स्टेटमेंट्स भी उसके हक में है ना। फाइल करने से तो आप केस किसी को नहीं रोक सकते, लेकिन अदालत ने बहुत प्यारे तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से, देखें आज 14 तारीख है और 13 दिन की डेट डाल दी है सिर्फ नोटिस करके। इसका मकसद ये था
कि मीन टाइम बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो जाएं। सही। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अगर जो भी बच्ची का वो चल रहा होगा ना एग्जामिनेशन, उस एग्जामिनेशन के दौरान जज साहब अलाउ नहीं करेंगे मीटिंग। हाँ, करना कभी भी चाहिए, नहीं करेंगे, वैसे करना भी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं That's करेंगे। true. वो तो- कहेंगे कि नहीं, पहले वो एनालिसिस पूरा हो जाए। उस एनालिसिस की भी रिपोर्ट के ऊपर बेस करता है सब कुछ। ये मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ना ये केस वो दोबारा एक पूरा टर्न लेगा। मुझे लग रहा है कि कुछ बड़ा एक्सपेक्टेड है। अब प्रोसीजर शुरू हो गया ना, हमें लगा कि अच्छा माँ बाप गए, माँ बाप ने लड़की को देख लिया, मुलाकात कर ली, अच्छा अदालत ने ये फैसला भी दे दिया कि अब थेरेपिस्ट जो भी साइकेट्रिस्ट हैं वो देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो मतलब कुछ होना शुरू हुआ। क्योंकि जो जज्बात है ना जो लोगों के जुड़े हुए, वो ये नहीं है कि एक केस है, वो बेसिकली जुड़े हुए हैं कि एक माँ बाप है, उनकी एक बच्ची है, एक फैमिली का सिस्टम तबाह हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के मामलात हैं, इस तरह के हैं। हाँ, उसके लिए ये बहुत बड़ा डिसीजन है। और आने वाले दिनों में इसकी वजह से लोगों की बहुत ज्यादा जो परेशानियां हैं, खदशात हैं, खत्म हो जाएंगे। और एक तो ये कि सबसे पहली बात के लोग मेहदी काज़मी के जो जज्बात हैं और उस फैमिली के जो जज्बात है अपनी बेटी के लिए, उससे कनेक्ट हुए। मैं खुद उस वजह से कनेक्टेड हुई थी केस से। दूसरी चीज, जो सबसे बड़ी चीज जिसकी वजह से मैं अभी तक कनेक्टेड हूँ इस केस से, वो ये है कि द मैसेज दिस केस इज सेंडिंग आउट, कि छोटी छोटी बच्चियां अपने, कितने केसेस अभी हमारे सामने ही है ना, आई हैं अपने शौहरों के साथ, बड़ी बड़ी उम्र के आदमियों के साथ, और जजेस ने कह दिया जी निकाहनामा है, सब कुछ फेक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी जाइए जी इसी आदमी के साथ जाइए। ये चीज पाकिस्तान में चेंज होनी चाहिए। जब आपके निकाह वाला ये सिस्टम सारा और इस तरह की चीजें भी थोड़ा इसको ऑनलाइन कर दें, बायोमेट्रिक कर दें, बिल्कुल 1 मिनट लगे कि ये पता चल गया जी ये काम हो रहा है, ऐसे है। अब देखें निकाह खान और है, पकड़ा और था, और जा रहा इतनी सारी चीजें हैं। पुलिस अपनी रिपोर्ट में खुद लिख रही है, डॉक्यूमेंटेशन के निकाह खान करवा कैसे रहे हैं, खुद रख रहे हैं। पुलिस अपनी रिपोर्ट में खुद लिख रही है कि असल में वो फलां बंदा है, देखें जरा, लेकिन हमने पकड़ा ही है। ये और कहीं पे भी कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, कहीं पे भी कोई किसी जज को नहीं फील हो रहा कि यार झूठ बोला हुआ है यहाँ। असल में इन केसेस के अंदर आई डोंट नो, जजेस को इसके अंदर थोड़ा सा अपना जो है ना व्यू चेंज करना चाहिए। इस केस को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहिए जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेते हैं कि वालिदैन है, वालिदैन ने बच्ची को पाला है, बड़ा किया है, वालिदैन के हकूक मिलने चाहिए। और सोसाइटी भी तो है ना, जजेस तो सोसाइटी को भी तो देखेंगे ना, कौन सा मैसेज दे रहे हैं सोसाइटी को। बिल्कुल ऐसे, तो मतलब पूरी दुनिया बैठ के हंस रही होती है कि ओ माय गॉड इतनी छोटी उम्र की बच्ची आई है, फेक निकाहनामा है, सब कुछ फेक है, और जज साहब ने जी जाने दिया, हाँ जी आप चले जाइए। लाइक इट्स बिकम अ जोक नाउ। नहीं, ये हमारे जजेस को व्यू चेंज करना पड़ेगा, और अगर वो व्यू चेंज करेंगे तो फिर उम्मीद है कि ये चीजें रोक सकेंगी। बिल्कुल। लेकिन इस केस के बाद अब देखें 14 दिन के लिए जेल के अंदर रहे हैं वो लोग, इतने दिनों से कराची रह रहे हैं वो लोग, बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में रह रही है। ये सारी डेवलपमेंट्स क्यों हुई हैं कि एक बाप खड़ा हो गया, exactly. उसने कहा मैं आखिर तक पीछा करूंगा। हाँ। अगर इस तरह लोग अपने हक के लिए, अपने बच्चों के लिए खड़े होना शुरू कर दें, मेहदी काज़मी जैसे कोई 4 बाप, केसेस तो रोज हो रहे हैं अल्लाह माफ करे, तो 4 बाप खड़े हो गए ना, फिर हमारी अदालतों का व्यू चेंज हो जाएगा। वाकई में एक बंदे ने चेंज कर दिया। That's true. तो और इसमें ये कि आपके ही प्लेटफॉर्म से हम उन लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे जो लोग इस केस में मेहदी काज़मी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो अपना पॉजिटिव रोल प्ले करें। वो ऐसी गैर जिम्मेदाराना कोई भी स्टेटमेंट ना दें जिसको वो बाद में ना उनको कोई भी उनके पास एविडेंस ना हो, उससे नुकसान होता है केस में। पॉजिटिव रहें, लोगों को पॉजिटिव रखें, लेकिन लोगों को दरख्त पे, पहाड़ पे ना चढ़ाएं। अच्छा अहमद, थोड़ी सी इस बात में, आई नो थोड़ा सा इंटरव्यू हमारा लॉन्ग हो रहा है और आपके पास टाइम भी शॉर्ट है, थोड़ी सी मैं इस स्टेटमेंट के बारे में आपसे बात कर लूं कि दोनों साइड से थोड़ी सी वर्बल किस्म की अब्यूज हो रही है। और जब मैं आपके उस पे लीगल्स पे रिसर्च कर रही थी, तो आप लोग ऑनलाइन हरासमेंट के ऊपर भी बड़ा काम करते होते हैं, तो ऑनलाइन हरासमेंट हो रही है, दिस इज वेरी रियल। अमेरिका में तो इट इज टेकन वेरी सीरियसली कि आप किसी को हरास करें, अब्यूज करें ऑनलाइन, तो उस पर केसेस हो जाते हैं बाकायदा। पाकिस्तान में इसका क्या सीन है? पाकिस्तान में भी ये सोशल मीडिया पे जो आजकल हमारे चल रहा है, देखिए बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर स्ट्रिक्ट लॉ है। आपको मजे की बात बताऊं, एक ट्वीट करने पे पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ आज से 1 दिन कबल एक पार्लियामेंटेरियन को उठा लिया गया कि उसने स्टेट के अगेंस्ट ट्वीट किया है, सिर्फ एक ट्वीट से। तो इसलिए हमारे मुल्क में कानून मौजूद है, नहीं वो तो हेट स्पीच को रोकने के लिए भी नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आम आदमी करता नहीं है ना। हमारे पास साइबर लॉ जो है, हमारे पास जो पीका एक्ट है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, वो 2016 में आया था,
और उसकी अथॉरिटी है, साइबर क्राइम वाले विंग बना हुआ है FIA के अंदर, और FIA हमारा बड़ा तगड़ा इदारा है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। वहां पर आप आराम से ऑनलाइन एप्लीकेशन दें, ऑनलाइन ही आप अपनी कंप्लेंट फाइल करें, उसके बाद वो आपको एक दफा बुलाते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ले आए, आपकी इंक्वायरी इनिशिएट करते हैं, और अगर आपने साबित कर दिया वो प्रॉपर ट्रायल चलेगा और ऐसे लोगों की जमानत नहीं होती। अच्छा। इवन जो आप ऑनलाइन हरासमेंट वाली बात कर रहे हैं, मैं कल या परसों हम किसी के साथ बैठे ये बात कर रहे थे कि नहीं डरना चाहिए लोगों को। अगर किसी की बहन, बच्ची, बेटी को कुछ इस तरह की ब्लैकमेल कर रहा है, किसी चीज से भी ब्लैकमेल कर रहा है, तो उस चीज में भी उसको डरना नहीं चाहिए। ये इस हद तक हीनियस क्राइम है और संगीन समझा जाता है हमारी अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट तक भी जमानतें नहीं हुई लोगों की अगर किसी ने किसी को इस तरह से ब्लैकमेल किया है। और जो जहां तक ताल्लुक है, ये जो अभी वाली जो खासकर इस केस से रिलेटेड चीजें हैं, जब इस तरह के मामला होते हैं ना, जरा बिल्कुल आम हो जाती है ना, फिर ये ऐसे लगता है कि यार ये तो वो हमारे ना कानून के अंदर कानून की बात है। ये 751 कहते हैं, 751 लगी, उसमें क्या होता है, 2 बंदे इस पार्टी को उठाओ, 2 बंदे इस पार्टी को उठाओ, उनको जेल डाल दो। वो बेसिकली हमारी ज़ाब्ता फौजदारी जो CRPC है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसका सेक्शन है 107 और 151। हम जरा शॉर्ट करके पढ़ते हैं, हमारी आवाम को शॉर्ट पसंद है, पुलिस को भी, तो वो 100 मिटा देते हैं, 7 और 151 की जगह 51, और पंजाबी में कहते हैं 751 लगी। उसमें क्या कहते हैं, दोनों पार्टीज के लोगों को जब अमन खराब होने का खदशा हो कि पीस डिस्टर्ब होगा, तो लड़ाई हो सकती है, तो दोनों पार्टीज में से एक बंदा उठा के या दो उठा के वो जेल में डाल देते हैं और लिख देते हैं, कलंदरा बना देते हैं, एक डॉक्यूमेंट लिखते हैं कि जनाब हमें खतरा था कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करेंगे और नक्शे अमन होगा, हमने इनको जेल में डाल दिया। अब ये बेसिकली इस तरह की सिचुएशन हो गई है, कभी इधर से कोई दरखास्त आ रही है, कभी कोई इधर से आ रही है, एक के बाद एक। तो इसको फिर मुझे लगता है FIA भी जो है ना वो 751 ही समझ रहा है, वो इसको अवॉइड कर रहे हैं। जरूरत भी पड़ेगा तो इधर से एक डाल लेगा, एक इधर से डाल लेगा, इससे करे ज्यादा। इस चक्कर में कोई बड़ी कार्रवाई एक्सपेक्टेड नहीं है। जो मेहदी काज़मी की तरफ से दरखास्तें जा रही हैं वो जेन्युइन है, जी। वो जेन्युइन चीजें हैं, उसमें एक दूसरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर बताने के लिए, मवाद इकट्ठा करने के लिए कुछ नहीं है, तो इसलिए उसमें होपफुली कुछ ना कुछ होगा। ओके, तो टुवर्ड्स द एंड आप जो ये लाहौर में एप्लीकेशन जो फाइल हुई हुई है, जो केस फाइल हुआ है, उसका क्या देखते हैं आप? अभी तो उसका तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि शुरू हुआ है या शुरू होना है या क्या है। लाहौर में जो बच्ची की तरफ से उसमें हमने 6 सितंबर को कोर्ट को कन्विंस कर लिया था कि ये केस चल नहीं सकता यहाँ पे, और कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिख दिया था। अच्छा। अब वो जिस दिन जो केस चलवाना चाहता है बच्ची का, खुद साख्ता वकील, खुद साख्ता मैं उसको इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो खुद बना है। अच्छा। बच्ची ने उसको वकील नहीं किया, क्योंकि बच्ची की तरफ से सिर्फ वकालतनामा साइन हुआ है, बच्ची की तरफ से कोई और डॉक्यूमेंट साइन नहीं हुआ। जितना बाकी सारा मुकदमा है ना, ये हमारी बात नहीं है, केस के अंदर है कि बच्ची से वकालतनामा साइन करवाया पिछले दिन, और अगले दिन बच्ची के नाम से एक दावा दायर कर दिया, और दावे पे जगह जगह बच्ची के सिग्नेचर चाहिए थे, अब वो सिग्नेचर नहीं है। जब हमने कोर्ट के सामने ये रखा तो वो भी हैरान हुए थे, कहते ऐसे कोई वकील कैसे कर सकता है। मैंने कहा सर आई डोंट नो वकील है कि नहीं, लेकिन इस नाम के वकील ने ये किया है। तो कोर्ट ने उस दिन रखा, 20 तारीख को बहस हुई, फिर 8 तारीख आई तो जज सब छुट्टी पे थे, 20 तारीख को ये भाग गया जो बच्ची का खुद साख्ता वकील है। अब ये एक्सपेक्टेड है कि जिस दिन वो वकील, अपने मुकदमा तो उसका है ना, उसने उसको एक्सेप्ट करवाना है, जिस दिन वो आके उसमें बहस कर देगा कि जी मेरा मुकदमा सही है, उस दिन उसका फैसला हो जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। और अभी तक वो दिन अभी आ नहीं पाया। वो ज़ाहिर है अभी 18 तारीख है, होपफुली अगर 18 तारीख को वो मतलब ये तो उसकी ख्वाहिश होनी चाहिए ना कि अपना मुकदमा एक्सेप्ट करवाए, क्योंकि कोर्ट लिख रही है कि काबिल पेश रफ्त नहीं है, ये आगे चल नहीं सकता, ये इसके लिए मेरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती, ये मेंटेनेबल नहीं है। जब कोर्ट इतना कुछ लिख रही है तो बंदे को वैसी शर्म आ जाती है, लेकिन वो आई होप के अगर स्टेट पे वो आ गया तो उनकी साइड को ये भी मसला है कि वो जो केस था जो मेहदी काज़मी ने किया था वो बच्ची पर भी किया था और उन पर भी किया था, जबकि बहुत दफा उनको क्लियर किया जा सकता है वो टाइपो एरर था, लेकिन वो सिर्फ कंटेंट बनाने के बहाने करते हैं ना। अगर आप इतने बच्ची के खैर खा हैं तो आप कह देते ठीक है जी कार्रवाई कर दें, बोले नहीं देते बच्ची के खिलाफ भी और अपने खिलाफ भी, अपना भी डर था, तो वो फिर हमने उनको माफ कर दिया। वो मतलब फ़ाज़ सिद्दीकी साहब ने दरखास्त ही वापस ले ली, उन्होंने कहा यार छोटा है अभी, नया वकील है, वो वकालत तबाह हो जाएगी, इसलिए उन्होंने वापस ले ली। ऑडियंस के लिए मैसेज तो आप वो दे दीजिए। नहीं, ऑडियंस का बहुत शुक्रिया, खासकर आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए, और दूसरा ये कि इस केस की वजह से बहुत सारे लोग मिले हैं, बहुत एक फैमिली बन गए हम लोग, और खासकर ये जो हम सारे यूट्यूबर्स
आपस में जितना हमारा अच्छा राब्ता हुआ है सबका, कोई मतलब इवन जैसे अब ये बैठी हैं तो ये तो हज़ारों मील दूर से आई हैं, और जो लोग यहाँ पे भी हैं, इवन हम लाहौर में होते हैं और कराची के लोग, तो एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनी है। आप तमाम लोगों से गुजारिश ये है कि पॉजिटिव रहा करें, और जब पॉजिटिव अपडेट्स आ रही होती हैं तो मैं अक्सर लोगों को लिखता भी हूँ कि यार आप ऐसे इतना नेगेटिव कैसे हो लेते हैं। तो इस केस के लिए और बाकी चीज़ों के लिए और अपनी सेहत के लिए पॉजिटिव रहा करें, और होना आखिर पे वही है जो अल्लाह ताला ने चाहना है। तो इसलिए पॉजिटिव रहा करें, दुआ किया करें, सपोर्ट किया करें इस केस को, अगर इस केस को या किसी और चीज़ को आप पसंद करते हैं। और उसमें आखिर पे कि आप लोगों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, और आई विश कि हम हमेशा इसी तरह से आप लोगों के मुताबिक जो सही है और हमारे मुताबिक भी जो सही है और जो असल में भी सही है उसके लिए खड़े रहें। थैंक यू सो मच अहमद, आपने इतना टाइम दिया, इतना टाइम निकाला। इंटरव्यू से पहले भी मेरी अहमद से काफ़ी लंबी बातचीत रही है, तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपका शुक्रिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इंटरव्यू। अल्लाह हाफिज़।